नमस्कार साथियों, मैं हूं अमितदीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 9 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक के प्रश्नों को कवर किया गया है, जिनमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, उत्सव, बैठकें, सम्मेलन और दिवस से संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं। इस वीडियो में कुल 45 प्रश्न सम्मिलित हैं जो आपके आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है आपका, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युद्धों के कारण हुए अनाथ बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की अगर हम थीम देखें तो थीम है अनाथों का जीवन मायने रखता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रघुराम अय्यर को। तो रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे पूछ ले भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1927 को और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, दो जगह नई दिल्ली लिख गया है, लेकिन इसे आप मुख्यालय माने। ठीक है, तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न ये आपके सामने है, भारत के पहले मीटिंग और रिपोर्ट पोर्टल को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भारत के पहले मीटिंग और रिपोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। अब यहाँ पर बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं दूसरी राजधानी है धर्मशाला, जो कि शीतकालीन राजधानी है। वर्तमान में राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह है 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 68। वहीं यहाँ अगर जिले आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, तो यहाँ पर कुल 12 जिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम मंदिर के सम्मान में किस तिथि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो इसे याद रखने की आवश्यकता है। तो आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि राम मंदिर में रामलला को स्थापित किया जाना है। तो उसी के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया है। कब? 22 जनवरी को। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। इसकी घोषणा जो है वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा आपको बताया ऊपर यह है विष्णुदेव साय। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 11 है, राज्यसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें 90 और कुल जिलों की संख्या जो है वह 33 है। बढ़ते हैं आगे। 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे अर्थात लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जनवरी 2024 को महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट का उद्घाटन किया गया। इस समिट में संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो साथियों, अच्छे से याद रखना है कि इस समिट में किसने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया?
तो ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान, इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समिट का जो आयोजन है वह 10 से 12 जनवरी 2024 के दौरान किया गया और इस समिट का विषय आपको विशेष रूप से याद रखना है। विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है। प्रश्न से पहले साथियों आपको बता दूं कि जो हमारी द बेस्ट ज्ञान की वार्षिकी करंट अफेयर्स है वो आ चुकी है। इसमें 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के सभी प्रश्नों को कवर किया गया है, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और इस पूरी बुक को मंथ वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे नियुक्तियों को अगर हम पहले देखते हैं, ठीक है, नियुक्तियां, तो उसमें सबसे पहले आप दिसंबर के प्रश्न देखेंगे, इसके बाद नवंबर के देखेंगे। इसी तरह से सभी टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है। तो बुक्स जो है ये हमारी ई बुक है, यानी ये पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो पीडीएफ में आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टीम एक करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम चला रही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओपेनहाइमर। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात कर लेते हैं अन्य पुरस्कारों जो कि प्रमुख हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा जो तो आपको बता दिया गया है, ओपेनहाइमर। वहीं आपसे अगर पूछ ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात चल रही है, तो इसमें इसे ये दिया गया है सिलियन मर्फी को। फिल्म कौन सी है इनकी? ओपेनहाइमर में, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में लिली ग्लेड स्टोन को दिया गया है और ये मूवी है इनकी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। वहीं सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वह क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का रॉबर्ट ऊनी जूनियर को ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह द बाइन जॉब रैंडोल्फ को दिया गया है द होल्ड ओवर्स फिल्म के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज चुनी गई है सक्सेशन, ठीक है। अब बात अगर करें इसका जो संस्करण था वह 81वां संस्करण था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, ठीक है, और पहला संस्करण जो था वह 1944 में दिया गया था, ठीक है। तो ये जानकारी हुई गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 की, अच्छे से याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीके सिंह, यानी जनरल बीके सिंह, ठीक है। तो जनरल बीके सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, द्वारा संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के अगर आपसे लेखक पूछ लें तो यह है मनोरमा मिश्रा, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और जनरल बीके सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना ने कौन से कार्यकाल के लिए चुना गया है? शेख हसीना को कौन से कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो सही उत्तर होगा 5वें, ठीक है। तो 5वें कार्यकाल के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री चुना गया है। लगातार की अगर हम बात करें तो लगातार चौथी बार ये प्रधानमंत्री बनेंगी, कौन? शेख हसीना, ठीक है। तो बांग्लादेश की आवामी लीग बांग्लादेश ने राष्ट्रीय चुनावों में 165 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। आवामी लीग बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उनकी ही पार्टी है। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं तथा लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ये याद रखिएगा। बाकी देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है, और प्रधानमंत्री की तो बात चली रही है, ये है शेख हसीना। बढ़ते हैं आगे। किसानों के लिए तुअर दाल यानी अरहर दाल, ठीक है, अरहर दाल खरीद पोर्टल ई समृद्धि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे
तुअर यानी अरहर दाल के उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारत के सबसे उम्रदराज यानी सबसे ज्यादा उम्र के स्लॉथ भालू का हाल ही में देहांत हो गया, उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसका नाम था बबलू। तो मध्य प्रदेश के भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे उम्रदराज स्लॉथ भालू का देहांत हो गया, जिसका नाम बबलू था। इसकी अगर आपसे उम्र पूछ ले तो ये उम्र जो इसकी हो गई थी वह 36 वर्ष हो गई थी। अगर अब बात करें सबसे उम्रदराज जो भालू है वह गुलाबो बन गया है। ठीक है, नाम पूछ सकता है आपसे। हम बात करें सामान्यतः भालू का जो जीवन काल होता है जंगल में वह 25 से 30 वर्ष का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। ठीक है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आए थे। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन जो है वह हाल ही में कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा में। ठीक है, तो गोवा में 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन शुरू हुआ, जो 13 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस उत्सव का उद्देश्य जो है वह संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। अब बात करें गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है वह है पणजी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटें हैं लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। वहीं विधानसभा सीटों की संख्या जो है वह है 40 और कुल जिलों की संख्या है 2। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए योग्यश्री योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी द्वारा SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए योग्यश्री योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है, विशेष रूप से प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं को लक्षित करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की जो राजधानी है वह है कोलकाता और राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा सीटों की संख्या है 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। विधानसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ ले तो बताएंगे 294 और कुल जिले हैं यहाँ पर 23। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुचेता सतीश ने हाल ही में 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वह किस भारतीय राज्य की हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह केरल की हैं। तो केरल की बेटी सुचेता सतीश ने 24 नवंबर 2023 को दुबई में COP28 में भाग लिया था। इसी दौरान उन्होंने 9 घंटे में 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल की जो राजधानी है वह है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 140। कुल जिले आपसे पूछ ले तो बताएंगे 14 हैं। बढ़ते आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी हैं? तो सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 मैच में 3000 रन जो हैं वह पूरे किए। इसी के साथ वह हरमनप्रीत कौर के बाद 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो पहले नंबर पे कौन थी? हरमनप्रीत कौर, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस लोकसभा सदस्य को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर सुधीर गुप्ता, अमोल कोले, कुलदीप शर्मा और 2 अन्य लोगों को सम्मानित किया गया है। जानते हैं, तो इस वर्ष 5 लोकसभा सदस्यों को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, जिनमें सुधीर गुप्ता जो कि भाजपा के नेता हैं, मतलब भाजपा सांसद हैं, अमोल कोले जो कि एनसीपी से सांसद हैं, कुलदीप शर्मा जो कि कांग्रेस से सांसद हैं, सुकांत मजूमदार जो कि भाजपा से सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, इन्हें ये सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सांसदों को 17 फरवरी 2024 को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं आगे। जुलाई 2024 के दौरान किस देश द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारत द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता की जाएगी। इसका जो आयोजन है वह 21 से 31 जुलाई के दौरान होगा। ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है। और कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत पहली बार है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म बताएंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो यूनेस्को की जो स्थापना थी वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और आपसे पूछ ले कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत जो है इसका सदस्य 1946 में बना था। किसका? यूनेस्को का। इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो यह है पेरिस में और महानिदेशक हैं आद्रे अजोले। बढ़ते हैं आगे। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। तो मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। पढ़ते हैं आगे। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी को। तो हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ ले पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस जो है वह वर्ष 2006 में मनाया गया था। और वर्ष 2024 का विषय आपसे यानी थीम पूछ ले तो थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। नोट ये आप अच्छे से पढ़ लें। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। ग्रेवियल अटल हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। तो 34 वर्ष के ग्रेवियल अटल को हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एलिजाबेथ बोर्न का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में 20 महीने के कार्यकाल के बाद अभी इस्तीफा दे दिया था। तो जो ग्रेवियल अटल हैं इससे पहले फ्रांस के कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह फ्रांस के पहले समलैंगिक यानी गे प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पर देख लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली में किसके द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। तो 9 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। इस उत्सव का जो आयोजन है वह 9 से 12 जनवरी 2024 के दौरान होगा। राष्ट्रीय कला उत्सव जो है इसका उद्देश्य आपसे पूछ ले तो शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है, मतलब शिक्षा के साथ साथ कला को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस उत्सव में 10 कला रूपों का प्रदर्शन होगा। उत्सव में 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 700 छात्र अपनी कलात्मक रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। बढ़ते हैं आगे।
9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी शीतल देवी, मोहम्मद शमी और पारुल चौधरी। ठीक है, तो कुल जो 26 लोग हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शीतल देवी, मोहम्मद शमी, पारुल चौधरी समेत कुल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही जो पुरस्कार की लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट को मैं बताऊंगा यहाँ पर तो समय काफी लग जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लेंगे द बेस्ट ज्ञान 1। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2024 के दौरान निम्न में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें विनीत कुमार शर्मा, कविता सेल्वराज और मंजुषा कंबर को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा खेल पुरस्कार 2023 के तहत आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से विनीत कुमार शर्मा, कविता सेल्वराज और मंजुषा कंवर को सम्मानित किया गया है। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसकी पूर्ण सूची है उसे आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित UAV दृष्टि 10 स्टारलाइट पेश किया गया है, इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अडानी डिफेंस और एरो स्पेस द्वारा। तो 10 जनवरी 2024 को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV दृष्टि 10 स्टारलाइट पेश किया गया, जिसे अडानी डिफेंस एरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया। इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। दृष्टि 10 स्टारलाइट एक अत्याधुनिक खुफिया निगरानी और सैनिक परीक्षण प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत के किस IIT संस्थान ने श्रीलंका के कैंडी में अपना नया कैंपस खोलने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो भारत के IIT मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में अपना नया कैंपस खोलने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा जो है उस श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर ससील प्रेमजयता द्वारा की गई। IIT मद्रास इससे पहले तंजानिया के ज़ांज़ीबार में अपना कैंपस स्थापित कर चुका है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये जो पॉइंट है आपका कि IIT मद्रास ने अपना पहला जो कैंपस है वो कहाँ स्थापित किया था? तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। बढ़ते हैं आगे। शेरिंग तोब्गे हाल में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूटान के। तो शेरिंग तोब्गे को हाल ही में भूटान का प्रधानमंत्री चुना गया है। शेरिंग तोब्गे की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 9 जनवरी 2024 को 47 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 10 जनवरी को उन्हें प्रधानमंत्री चुन दिया। अब बात कर लेते हैं भूटान की। यहाँ की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है भूटानी नोंगुल्ट्रम और शासक हैं जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री बन गए हैं शेरिंग तोब्गे। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2024 के दौरान किस राज्य सरकार ने अलग से खेल विभाग की स्थापना का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार ने। तो बिहार कैबिनेट की 8 जनवरी 2024 को हुई बैठक में अलग से खेल विभाग की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया। नए खेल विभाग का जो प्रमुख है वो जितेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो वर्तमान में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रमुख हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। राजधानी है पटना और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राजकीय पशु की बात करें बिहार का तो यह है बैल और राजकीय पक्षी जो है वो है हाउस स्पैरो और राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है यहाँ का कचनार। तो ये जानकारी थी बिहार से संबंधित जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं आगे।
उस्ताद राशिद खान का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2022 में। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे उस्ताद राशिद खान का हाल ही में देहांत हो गया। वह जो है रामपुर के सहसवान घराने से थे। इस घराने के जो संस्थापक हैं इनायत हुसैन खां, इनके क्या थे? ये पोते थे। ठीक है, याद रखेंगे। उस्ताद राशिद खान को वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2022 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जो है प्रश्न एग्जाम में अधिकतम बनता ही है। तो ये जो है भारत इस वर्ष रहा है 80वें स्थान पर। पिछले वर्ष जो था वो भारत 50वें स्थान पर था। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 199 देशों में भारत 80वें स्थान पर रहा है, जो पिछले वर्ष 85वें स्थान पर था। ठीक है, तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 62 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। मतलब जो भारत का पासपोर्ट है वह 62 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। ठीक है, तो वहीं शीर्ष पर जो है वो संयुक्त रूप से 6 देश रहे हैं शीर्ष पर, मतलब पहले स्थान पर 6 देश रहे हैं शीर्ष पर, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। इस इंडेक्स में सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो ये रहा है अफगानिस्तान, जो कि 104वें स्थान पर है। देख लेते हैं निम्न देश। 104वें स्थान पर है आपका अफगानिस्तान, और 103वें स्थान पर है सीरिया, और 102वें स्थान पर है इराक, और 101वें स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम में। तो भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024, ठीक है, यहाँ पर 2024 कर लीजिएगा। ठीक है, 2024 के दौरान विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह अभ्यास का ये जो है वो 11वां संस्करण है। पहले संस्करण का आयोजन 1995 में किया गया था। तो दोनों चीजें याद रखना है। इस बार जो अभ्यास हो रहा है वो कौन सा संस्करण है? 11वां। और पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो ये 1995 में आयोजित हुआ था। इस अभ्यास में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड भाग लेते हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जो वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल आर हरिकुमार। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 20,000 लोगों को प्रत्येक वर्ष श्री रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इसमें 18 से 75 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5.2% यानी 5.2%। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी जो दर है वो 5.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ILO की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नामक रिपोर्ट से ये जो आंकड़ा सामने आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। इसकी स्थापना होती है 11 अप्रैल 1919 को, और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान महानिदेशक जो हैं वो हैं गिलबर्ट होंगबो। बढ़ते हैं आगे। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नासिक में। तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ, जिसका उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
किया गया। इसमें 88,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो साथियों, जो आगामी एग्जाम्स हैं उसमें इस प्रश्न को बनने की काफी संभावना है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसमें सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, याद रखिएगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है तथा सूरत ने पहली बार यह मुकाम हासिल किया गया है। इस श्रेणी में नवी मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत किस राज्य श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र को। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत राज्य श्रेणी में, क्या राज्य श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का जो पुरस्कार है वह महाराष्ट्र को दिया गया है। तो राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अन्य पुरस्कारों की बात देख लेते हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है वह सासवान जो है महाराष्ट्र का शहर है, इसे दिया गया है। पाटन जो दूसरे नंबर पे आता है, छत्तीसगढ़ का शहर है, इसे दिया गया है। और तीसरा जो पुरस्कार है वो लोनावाला को दिया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला पुरस्कार वाराणसी और दूसरा पुरस्कार प्रयागराज को दिया गया है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं और जो काफी प्रसिद्ध हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या इस समय भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी चर्चे में है। तो इनसे जो अयोध्या से प्रश्न बनते हैं इन्हें अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी है इसकी लखनऊ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री सभी जानते ही होंगे, ये हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच और राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प की बात करें तो यह है पलाश। बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उग्रम, जिसका अर्थ है क्रूर, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीआरडीओ, द्वारा भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उग्रम विकसित की गई है। उग्रम का जो अर्थ है वह है क्रूर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस जो राइफल की रेंज है वह 500 मीटर है और जो इसका वजन है वो 4 किलोग्राम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी को। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1985 में मनाया गया था और इस वर्ष की थीम याद रखना, इट्स ऑल इन द माइंड। यह है इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम, यानी 2024 की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 11 से 17 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है।
तो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो इस वर्ष ये मनाया जा रहा है 11 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक, और इसका पहली बार जो आयोजन था वह वर्ष 1989 में हुआ था। किसका? सड़क सुरक्षा सप्ताह का। पढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष। तो भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके तहत भारतीय सेना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना को प्रौद्योगिकी के बारे में उपयोग प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2023 को भारतीय सेना ने परिवर्तन का वर्ष घोषित किया था, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 24 की बात करें तो ये प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया गया है, और 23 में बात करें तो ये परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ये है, हाल ही में किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक द्वारा मलकानगिरी जिले के मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण जो है वह 233 एकड़ भूमि पर किया गया है, जिसकी लागत जो है वह 70 करोड़ रुपए आई है। इसका रनवे जो है वह 1620 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। आरंभ में इस हवाई अड्डे से 9 सीट वाले विमान को संचालन चालू होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है रघुवर दास, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। विधानसभा सीटों अगर आपसे पूछ ले तो यह 147 और कुल जिले हैं 30। कहाँ के भाई बात कर रहे हैं? ये उड़ीसा की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीलवर्धन सिंह। तो आईपीएस अधिकारी सीलवर्धन सिंह को हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं। कौन? आईपीएस अधिकारी सीलवर्धन सिंह। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी की। तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां देश के सबसे लंबे समुद्र पुल का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो मुंबई में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2024 को किया गया। तो तिथि भी याद रखिएगा और जो सेतु का नाम है वह भी याद रखिएगा, अटल सेतु। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस जो पुल की लंबाई यानी ब्रिज की लंबाई जो है वह 21.8 किलोमीटर है, जो 6 लेन यानी 6 लेन वाला है। ठीक है, यह सेतु मुंबई को नवी मुंबई, कहाँ को? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसकी लागत की हम बात करें तो ये लगभग 17,840 करोड़ रुपए आई है, और इसका जो शिलान्यास था वह वर्ष 2016 में पीएम द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। 24 जनवरी 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में कौन सी बन गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसने एप्पल को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट 2.875 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के साथ शीर्ष पर है, तथा एप्पल 2.871 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं आगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये। तेनजिंग नॉर्वे पुरस्कार 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सविता कंसवाल। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत, साथियों अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न को, मरणोपरांत तेनजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके पिता राधे श्याम कंसवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ग्रहण किया।
दरअसल क्या हुआ था कि वर्ष 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने गई संविता कंथवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा एक जो पुरस्कार दिया गया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के प्रवीण सिंह को तेनजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो प्रवीण सिंह हैं वह वर्तमान में बीएसएफ में एएसआई पद पर तैनात हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। तो लास्ट प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर। ठीक है, तो स्काई वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर को चुना गया है। तो साथियों, ये थी साप्ताहिक करंट अफेयर्स 9 जनवरी से 13 जनवरी की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका अगर कोई भी सुझाव है तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।